मेरा नाम आरती है। मेरी ये दुख भरी कहानी मेरी मनहूसियत का सबसे बड़ा सच है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी ज़िंदगी में दुखों के अलावा कुछ नहीं। मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी और ना ही मुझे लोगों से मिलने दिया जाता था। मेरी उम्र 22 साल है। मैं नेपाल में रहने वाली एक बदकिस्मत लड़की हूँ। मैं जवान हो चुकी थी, मगर मेरी माँ मेरी शादी नहीं करा रही थी। मैं अपनी माँ से बहुत तंग आ गई थी, बल्कि वह मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने देती थी। मुझे घर में हमेशा ही कैदियों की तरह कैद करके रखा जाता था। एक दिन मैं माँ से छुपकर एक मंदिर में प्रार्थना करने चली गई। वहाँ पर मैंने एक बाबा को देखा। मैंने उन बाबा से कहा, बाबा जी, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ मुझे घर में कैद करके रखती है। यहाँ तक कि मेरी इस जवानी की उम्र में वो मेरी शादी तक नहीं करना चाहती। मगर जैसे ही उस बाबा ने मुझे देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वो चीखते हुए कहने लगा, तेरी वजह से तेरे घर वालों पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। जा, तू यहाँ से चली जा। वो बाबा अपनी जगह से उठकर भाग गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लगा यह बाबा पागल है। मगर मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम आरती है। मैं दुनिया की उन खुशकिस्मत लड़कियों में से एक हूँ जिसके पास पैसा और खूबसूरती तो जी भर के मौजूद थी। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी पूरे तरीके से खुशकिस्मत नहीं हो सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खूबसूरती की वजह से मेरी माँ को हमेशा मेरी फ़िक्र ही लगी रहती थी। ना वो मेरी शादी करना चाहती थी और ना ही वो मुझे कहीं आने जाने देती थी। जब भी उनसे इस बारे में बात करती कि मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ या फिर बाज़ार जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए, तो वह मुझे सख्ती से मना कर दिया करती थी और कहती कि तुम्हें नज़र लग जाएगी। मैं उनकी बात सुनकर मायूस हो जाती थी और काफ़ी सालों से मैं अपने ही घर में कैदी बनकर बैठी रहती। मेरा हर जगह जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था। वजह सिर्फ ये थी कि मुझे नज़र लग जाएगी। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। बचपन में भी मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर तब मैं हर जगह जा सकती थी। मैं सोचती कि बचपन में तो मुझे कभी नज़र नहीं लगी, तो फिर अब नज़र क्यों लगने लगी। माँ कहती बचपन की बात कुछ और होती है और अब तुम जवान हो गई हो। मेरे दिन यूं ही घर के काम और उदासी में गुजर रहे थे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के रूटीन के अलावा और कोई काम ही नहीं था। पढ़ाई भी मैंने बहुत साल पहले ही छोड़ दी थी। इन्हीं दिनों मेरे घर वालों ने मेरे बड़े भाई की शादी तय कर दी, तो घर में रौनक लग गई। वैसे तो एक बहन अपने भाई की शादी पर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन मेरी खुशी तो इस वजह से भी ज़्यादा थी कि मुझे अपने दोस्तों और बाकी ख़ानदान की लड़कियों से मिलने का मौका मिल रहा था और मैं उनसे बहुत सारी बातें करूँगी। इसलिए तो मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। मगर जैसे ही मेहमान हमारे घर में रहने के लिए आने लगे, तो मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि किसी के भी सामने ज़्यादा दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो तुम्हें बाहर ले जाने की ज़िद करें तो तुम साफ इनकार कर देना, मुझे जवाब देने की ज़रूरत ना पड़े। मैं मायूस होकर रह गई, लेकिन फिर भी मैं खुश थी। मेहमान घर आकर रहने लगे थे, तो मेरे कुछ कज़न्स ने ही मुझसे कहा कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मगर मैंने माँ की बताई गई बात पर गौर करते हुए उन्हें मना कर दिया। पहले दूसरे दिन मना करने के बाद तीसरे दिन वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। वैसे तो उनकी ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं थी, मगर मैं खुद भी उनके साथ जाना चाहती थी, क्योंकि उस दिन मेरी माँ भी घर पर नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं चली जाऊं। ठीक हुआ, माँ घर पर नहीं है, इसलिए उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें शाम को वापस आना है और शादी के मौके पर घर के काम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें मेरी तरफ ध्यान देने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत दिनों बाद मैं घर से बाहर निकलकर बाज़ार आई। मुझे हर चीज़ नई और ख़ूबसूरत लग रही थी। मैं बहुत खुश दिली से हर चीज़ को देखते हुए अपने लिए ख़रीदारी भी कर रही थी। अभी मुझे बाज़ार आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मैंने एक जगह पर देखा जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी।
میں نے سوچا یہاں ایسا کیا ہو رہا ہے جو لوگ اتنی بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ بات جاننے کے لیے میں بھی اس بھیڑ کے قریب پہنچی تو مجھے پتہ چلا وہاں پر ایک بڈھا فقیر بیٹھا ہے اور عورتیں اپنے لیے اس سے دعائیں کروا رہی ہیں۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے تو وہ بولی یہ ایک بزرگ بابا ہیں جس کے لیے بھی یہ پرارتھنا کرتے ہیں اس کے ساری دکھ دبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ میں نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ میری اور بھائی کی شادی اکٹھی کر دیں، مگر ماں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کرا دیا جبکہ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میری عمر 22 سال ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ ان بابا سے میں اپنے لیے کچھ دعا کرواتی ہوں، کیا پتہ میری ونتی بھی میرے ایشور سن لے۔ میں نے اس بابا سے اپنے بارے میں بات کی تو بابا نے چیختے ہوئے کہا، وہ پہلے تو میرا چہرہ دیکھ کر ان کی آنکھیں لال ہو گئیں، پھر بولے تیری وجہ سے تیرے گھر والوں پر مصیبتیں آئیں گی، تو اپنے ساتھ سب کو لے جائے گی، تیری وجہ سے تیرے گھر والوں کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس بابا کی باتیں سنتے ہی میرا دل ڈر گیا اور میرا شریر کانپنے لگا۔ آس پاس کھڑی عورتیں بھی مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ میں نے حیرت سے اس بابا کو دیکھا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئی۔ شاپنگ کرنے کے بعد ہم سب لوگ گھر پر آ گئے، لیکن جیسے ہی میں گھر پر آئی تو پورے گھر کا منظر دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ ہر طرف لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، گھر میں ایک ماتم سا چھایا ہوا تھا۔ کسی بھی طرح سے یہ شادی کا گھر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کسی کی موت ہو گئی ہو۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں گھر واپس آؤں تب تک میری ماں واپس نہ آئے، مگر انہیں تو پتہ چل گیا تھا کہ میں گھر سے باہر گئی تھی۔ مجھے کافی شرمندگی ہوئی۔ میرے ساتھ باقی سب کزنز بھی پریشان ہوئے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ میری جو ماسی تھیں جن کا گھر ہماری گلی میں ہی تھا، ان کی موت ہو گئی ہے۔ میری ماسی جوان تھی، اس لیے جوان موت کا دکھ بہت بڑا تھا۔ سب طرف اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ شادی بھی کینسل ہو چکی تھی۔ سب لوگوں نے کہا تھا کہ شادی کے سمے اس طرح کا اپشگن ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے شادی توڑ دی گئی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ شام تک پورا گھر خالی ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے جہاں شادی کی تیاریوں کی رونق لگی ہوئی تھی، وہیں اب پورا گھر خاموش ہو کر رہ گیا۔ پھر میری ماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ تم میری اجازت کے بغیر باہر کیوں گئیں، اور مجھ پر چلانے لگی۔ میں نے کہا میں نہیں گئی تھی، بلکہ وہی سب لوگ مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے کر گئے تھے۔ میری ماں کو مجھ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 10 دن تک تم اپنے کمرے سے باہر تک نہیں نکلو گی۔ میں نے کہا ہاں، ویسے بھی میں اس گھر کے اندر ہی رہتی ہوں۔ تب ماں ایک دم سے بولی ہاں، لیکن اب تم کمرے سے بھی نہیں نکلو گی۔ یہ سن کر میرا دماغ ہی چکرا گیا، لیکن میں نے غلطی کی تھی تو مجھے اس کی سزا بھی مل رہی تھی۔ میری ماں کسی بھی طرح میری سزا میں کوئی رعایت نہیں کرنے والی تھی اور میں خاموش ہو کر اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ ان 10 دنوں تک مجھے اس بابا کی باتیں یاد آتی رہیں۔ کیا میری کالی قسمت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی مجھے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں 10 دن تک اپنے کمرے میں بند ہی رہی، باہر قدم تک میں نے نہیں نکالا۔ گھر والے مجھے کمرے میں ہی کھانا پینا دے کر چلے جاتے تھے۔ جب 10 دن بعد میں کمرے سے باہر نکلی تو کوئی میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں بزی تھا۔ مجھے لگا میں کسی غلط گھر میں آ گئی ہوں یا پھر یہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے۔ میں 10 دن بعد کمرے سے باہر نکل آئی ہوں۔ نہ میرا کوئی بھائی بہن مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا اور نہ ہی انہیں میرے باہر آنے کی خوشی ہو رہی تھی، بلکہ میرے بھائیوں نے تو مجھے دیکھ کر منہ بنا لیا تھا اور ان کے چہرے پر غصے کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہ بات مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی کہ آخر ایسا کیا بات ہو گئی۔ مانا کہ گھر سے باہر نکل کر میں نے غلطی کی تھی، لیکن اس غلطی کی مجھے سزا بھی مل چکی تھی۔ پھر اب تک سب لوگ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ کیا وہ شادی میں موت کی وجہ بھی مجھے سمجھ رہے ہیں؟ میں انہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ تبھی میری ماں میرے پاس آئی اور ایک چادر دے کر کہنے لگی، اب تمہیں یہ چادر ہر وقت پہن کر رکھنی ہے۔
میں نے حیرانی سے اس چادر کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا ماں اب تو میں اپنے گھر کے اندر ہی ہوں اور یہاں کوئی غیر بھی نہیں رہتا، سب میرے اپنے ہی ہیں، تو پھر مجھے چادر میں ڈھک کر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں نے کہا زیادہ اپنا دماغ چلانے کی ضرورت نہیں، جو تمہیں کرنا تھا وہ تم نے کر دیا، تمہارا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ ماں کا رویہ اتنا سخت تھا کہ میں کچھ پل کے لیے گونگی ہو گئی۔ میری ماں نے کبھی مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے خاموشی سے وہ چادر لے کر خود ہی اپنے اوپر اوڑھ لی۔ شام سے پہلے ہی میری ماں نے کہا کہ دوبارہ اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤ، آج کے بعد تمہیں اپنی زندگی میں یہ روٹین بنا لینا ہے، صبح 10 بجے سے پہلے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا اور شام ہونے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں واپس چلی جانا۔ ان کا حکم سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کیا یہ مجھے ابھی بھی اس غلطی کی سزا دے رہی تھی؟ حالانکہ میں تو سزا کاٹ چکی ہوں، مگر میں نے فی الحال اپنی ماں سے کوئی بحث نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی اس وقت سبھی لوگ مجھ پر غصہ کریں گے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک رات کے وقت ہمارے گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ان کی آوازوں کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اتنا شور اور اونچی آواز میں مجھے نیند نہیں آتی۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، مجھے سب کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں اتنا اندازہ لگا سکتی تھی کہ کسی بات پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ آخر وہ لوگ کس بات پر بحث کر رہے تھے میں یہ بھی نہیں جان سکتی تھی، کیونکہ ماں نے مجھے کمرے سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے باہر نکل کر سب سے پوچھا رات کو ہمارے گھر میں جھگڑا کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے سب کی آواز سنی تھی، مگر میری بات کا اس بارے میں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ مجھے جھکجھور کر رکھ دیا اور کہا کہ تمہیں اب کسی بھی بات کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم نے جو غلطی کی ہے اس کا نقصان اب ہم سب بھگتیں گے۔ دوبارہ مجھے اس بات کا طعنہ دیا گیا۔ اس بار میں نے ہی صبر کا گھونٹ بھر لیا، کیونکہ میں جانتی تھی غلطی میری ہی ہے، مگر یہ لوگ کیسے بھرپائی کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ بھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس لیے پورا دن گزرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے خود سے فیصلہ لیا کہ میں گھر میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں پتہ لگا کر ہی دم لوں گی۔ آخر میری وجہ سے ایسا بھی کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا؟ میں نے گھر سے صرف بازار تک جانے کی غلطی کی ہے، وہ بھی ماں صرف مجھے اس لیے منع کرتی تھی تاکہ مجھے نظر نہ لگ جائے، نظر لگے گی تو مجھے لگے گی، اس کے لیے سارا خاندان مجھ پر کیوں غصہ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی دوبارہ مجھے اپنے گھر سے جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں تو میں اپنے کمرے کو کھول کر باہر نکل آئی۔ ویسے تو میرے ماتا پتا اور باقی سب کو یقین تھا کہ اگر انہوں نے مجھے بولا ہے کہ میں بند ہو جاؤں تو میں بند ہو جاؤں گی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میں ایسا ہی کر رہی تھی۔ لیکن آج میں یقین توڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ پتہ لگا سکوں کہ آخر ماجرا کیا۔ سیڑھیوں کے پاس سے چھپ کر میں ہال میں دیکھ رہی تھی، جہاں میرے سارے گھر والے موجود تھے، اور ان سب کے درمیان ایک آدمی تھا جو سر پر پگڑی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میری ماں کا منہ ایسا ہو رہا تھا جیسے ابھی رو پڑے گی، جبکہ میرے پتا سر ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب لوگ زیادہ پریشان کیوں ہیں، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ آدمی کون ہے۔ مگر اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ مجھے کمرے میں بند کر رہے ہیں، ورنہ میرے گھر والوں نے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا۔ حالانکہ میں گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، لیکن کبھی مجھے اس طرح کمرے میں بند ہونے کو نہیں کہا گیا۔ کچھ سوچ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اس آدمی کے بارے میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ اس پریشانی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر بھی میں نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری نیند کھل گئی کیونکہ ماں نے مجھے باہر نکلنے سے منع کیا تھا، اس لیے میں ان کی بات نہ مان کر باہر نکل آئی۔ آخر صبح سویرے مجھے کمرے سے باہر نہ نکلنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے پریوار کے کتنے بھی سدسیہ ہیں، وہ صبح 8 سے 10 بجے کے درمیان اٹھتے تھے۔ آج وہ صبح سویرے ہی اٹھ کر باہر نکل ہوئے تھے، اور وہ آدمی بھی اٹھ کر رو رہا تھا۔ یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا تھا؟
मुझे कुछ खबर नहीं थी। किचन से भी आवाज़ें आ रही थीं। इसका मतलब था कि नाश्ता बन रहा है। मुझे समझ आ गई थी कि अब खामोशी से एक तरफ खड़े रहकर तमाशा देखने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने सबके सामने जाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था सबके सामने इस वक्त जाने का फ़ैसला मेरे लिए किस कदर गलत साबित होगा। जब मैं उस आदमी के सामने गई और उससे कहा कि आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। मेरी आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग हैरान होकर मुझे देखने लगे। मेरी माँ के हाथ से दूध का बर्तन छूट गया। फिर मैंने अपने सारे घर वालों की तरफ देखा। मैंने कहा कि आप लोग इस आदमी से इतना क्यों डर रहे हैं? कौन है ये आदमी? मैंने कल रात भी आप लोगों को देखा था। अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था कि मेरी माँ ने आगे बढ़कर मुझे एक ज़ोरदार तमाचा मार दिया और कहा कि बदतमीज़ लड़की, अपनी माँ की बातों का मान रखना भी भूल गई हो क्या तुम? मैंने कहा था कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, मगर तुमने हमारे सर में खाक डलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी मेरी माँ की बात पूरी नहीं हुई थी कि उस आदमी की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। वो कहने लगा, मैं तुम सब लोगों को जेल करवा दूंगा। तुमने इस लड़की को मुझसे छुपा कर अच्छा नहीं किया। अब इस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तो पहले ही जानता था कि ये जिंदा है। उसकी ये अजीब सी बातें सुनकर मेरे सारे घर वालों की तरफ देखा तो सब घर वालों ने मुझे लालच भरी नज़रों से घूरना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हो तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। और अब मुझे भी समझ आ गई थी कि बिना पूरी बात जाने मैंने जो कदम उठाया वो मेरे लिए गलत साबित होने वाला है। पहले मुझे जान लेना चाहिए था मामला क्या है, फिर उस आदमी के सामने आना चाहिए था। मगर उसकी ऐसी बातों का हकीकत में मतलब क्या था? सारे घर वाले खामोशी से एक तरफ बैठ गए, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। वो आदमी खूंखार नज़रों से मुझे घूर रहा था और मैं सब लोगों से पूछ पूछ कर थक गई थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मगर किसी के मुंह से उफ भी ना निकली। कुछ देर में बहुत सी गाड़ियां हमारे घर के बाहर आकर रुक गईं, जिसमें बहुत से लोग जमा थे और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूक भी थी, जिन्हें देखकर मेरे सारे घर वाले डरने लगे। मैं बहुत चिल्लाई कि मुझे बचा लो, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी किसी ने एक भी बात नहीं सुनी। सब लोग खामोशी से मुझे जता हुआ देखने लगे। वो मुझे लेकर चले गए तो मुझे लगा आज तो शायद मेरी मौत पक्की है, क्योंकि उस आदमी की बातों से ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझे मारकर ही दम लेगा। शायद मेरा शक कुछ गलत भी नहीं था। वो मुझे एक बहुत बड़ी हवेली में लेकर आ गए और एक अंधेरे कमरे के अंदर फेंक दिया और कहा कि आज से 2 दिन बाद तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी समझ में तो नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, मगर अपनी मौत को सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगी। अब मुझे शिद्दत से अपनी माँ और बाकी घर वालों की बहुत याद आ रही थी, मगर मैं अपनी गलती पर सर पटकने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। काश मैं उनकी हर बात को मानती रहती तो आज मेरा ये हाल ना होता। उस बुजुर्ग आदमी ने सही कहा था कि मेरी वजह से मेरे घर वाले मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन अब मैं रोने और पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी और सिर्फ ईश्वर से ही मदद मांगने के सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। रात को उस कमरे में से एक बूढ़ी औरत आई। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और कहने लगी, मनहूस मनहूस मारी, तुम इतने साल तक कहाँ थीं? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मुझे तो उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे बहुत बार कहने की कोशिश की कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वह मेरी कोई बात सुनने के हक़ में नहीं थी। उसने मुझे बहुत मारा और खाना भी नहीं दिया। सुबह होते ही मुझे खाना मिला तो मैंने भूखों की तरह खाना खा लिया, लेकिन इन लोगों का दिया हुआ खाना खा लेना मेरे लिए गलती साबित हुआ,
क्योंकि उस खाने को खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गई। और फिर उस वक्त मेरी आँख खुली जब वो लोग मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चीख कर उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन लोगों ने मेरे मुंह बंद कर दिया और मुझे लेकर एक शमशान घाट में चले आए। शमशान घाट के पास घने जंगलों के दरमियान जिस जगह मुझे लाया गया, वह जगह साफ सुथरी और मगर सामने मौजूद इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि वही बाबा मौजूद था जो मुझे उस दिन बाजार में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वालों पर मुसीबतें आएंगी। उसे देखते ही मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे समझ आ गया कि ये सब इन लोगों की चाल थी। ये बाबा भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। उसने मेरे दिमाग में फितूर भर दिया था। मुझे घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, मगर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। और उस वक्त वहाँ पर एक चारपाई भी लाई गई जहाँ पर एक बीमार लड़का बैठा हुआ था। मैं समझ गई कि ये वही है जिसकी बीमारी की वजह से ये लोग मुझे सता रहे हैं। पता नहीं वो बाबा क्या पढ़ रहा था। और एक तरफ मुझे भी चादर देकर बैठाया गया। फिर बाबा ने कहा, जैसे ही मैं बोलूँ वैसे ही तुम इस लड़की को मार देना, मगर ख्याल रखना कि इस लड़की की चीखें तुम्हारे बेटे के कानों में ज़रूर पड़नी चाहिए। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझ पर एक खौफ सा हावी हो गया। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि क्या तुम लोग पागल हो? मुझे मारने से ये लड़का कैसे ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लड़का मुझे बीमार लगता है। उसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए, तब ये ठीक होगा। मुझे मार कर तुम लोगों को क्या लगता है कि ये लड़का ठीक हो जाएगा? मेरी बात सुनकर और औरत ने मुझे दोबारा थप्पड़ मारा और कहा कि खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम भी लिया। अभी ये झगड़ा चल ही रहा था कि उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही वो बाबा भागने लगा, मगर वहाँ मौजूद लोगों ने उसे रोका कि तुम कहाँ जा रहे हो? इस लड़की को मारोगे तो हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। हमारे लड़के को ठीक करके ही जाना। लेकिन पुलिस ने इन सबको अपनी हिरासत में ले लिया था। तभी वहाँ मौजूद लोगों को पता चला कि ये बाबा एक बहुत बड़ा मुजरिम है, जो कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। वहाँ मेरे माँ बाप और बाकी घर वाले भी आ गए। और लोगों के आने से मैं समझ गई थी कि पुलिस को इन्हीं लोगों ने बुलाया है। पुलिस इन सब लोगों को पकड़कर ले गई। उस लड़के को भी अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैं अपने घर वालों के पास वापस आ गई और घर आने के बाद अपने माता पिता और बाकी सबसे माफ़ी मांगने लगी। लेकिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा था? उस आदमी को आप लोगों ने तब क्यों नहीं रोका जब वो मुझे यहाँ से लेकर जा रहा था? तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें एक दिन सब कुछ सच बताने ही वाली थी, लेकिन मैं किसी ऐसे मौके का इंतज़ार कर रही थी जो बिल्कुल सही हो। मगर जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई तो मैंने सोचा कि ऐसे मामलों के बारे में तुम्हें बताकर क्या फ़ायदा। मगर जिस दिन तुम बाज़ार गई, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि उस इंसान को तुम्हारे बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। इसलिए जब तुम घर वापस आई, पहले तो वो हादसा हो गया। वह हादसा कुदरती तौर पर हुआ था, मगर उससे भी पहले मुझे उस इंसान के यहाँ आने की खबर हो गई थी। इसलिए मैंने तुम्हें कमरे में बंद रहने को बोल दिया था। हमने सोचा कि 10 दिन के अंदर हम उस इंसान को बहला फुसला कर यहाँ से भेज देंगे, मगर इस कोशिश में हम नाकाम हो गए, क्योंकि 10 दिन के बाद भी वो यहीं पर मौजूद था। मैंने पूछा, माँ, आखिर वो इंसान कौन है? वो आदमी मेरे और आप लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? तब मेरी माँ ने बताया कि वो आदमी तुम्हारे दादाजी की दूसरी बीवी की औलाद है, जो पहले हम लोगों के साथ ही रहता था। लेकिन जिस दिन तुम पैदा हुई उसी दिन उसके बेटे के साथ एक हादसा हो गया। उसकी बीवी के हाथों उसका बेटा दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया था। वो अपने बेटे को अस्पताल लेकर चले गए, मगर डॉक्टरों ने बोल दिया कि उनका बेटा अब कभी ठीक नहीं हो सकता। वो एक चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहेगा। बाद में उसकी बीवी ने उनके दिमाग में फितूर भर दिया कि उस मनहूस लड़की के पैदा होते ही हमारे बेटे पर मुसीबत आ गई, इसलिए हमें किसी बाबा के पास जाना होगा। ये बात सुनते ही सब लोगों का दिमाग खराब हो गया
और सब लोग उस औरत की बातों में आ गए और ये सब इसी बाबा का करा धरा था। ये लोग किसी बाबा को उठाकर ले आए। इस बाबा ने आते ही बोला कि तुम लोगों को ठीक लग रहा है, सब कुछ उस लड़की की वजह से ही हो रहा है। जब ये लड़की मरेगी तभी तुम्हारा बेटा ठीक होगा। बस तब से ही ये लोग तुम्हारे मारने के पीछे पड़े गए। मगर जब ख़ानदान वालों को इस बात का पता चला तो सारे ख़ानदान वालों ने उन लोगों से बायकॉट कर दिया और कहा कि हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाओ। तब ये लोग कहीं दूर चले गए मगर कुछ सालों बाद ही वापस आ गए। जब ये लोग वापस आ गए तो मैंने तुम्हारा हर जगह आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों तक ये झूठी खबर पहुंचा दी कि तुम मर गई हो और उनका बेटा कुदरती तौर पर ठीक नहीं हो रहा। मगर शादी के दरमियान उन्हें तुम्हारी ज़िंदा होने की खबर मिल गई। तब वो दोबारा घर में वापस आ गए। मगर फिर भी हमने सोचा कि पुलिस के मामले में पड़ने से बेहतर है कि हम सुलह की और सफाई से इनको भगा देंगे। 10 दिन तुम्हें कमरे में बंद रखा, मगर फिर भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से उसे पता चल गया। लेकिन चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ। अब ये मुसीबत हमारे सर से हमेशा हमेशा के लिए उतर गई। कभी कभी ऐसी मुश्किलों का सामना करके ही हम लोग आज़ाद होते हैं, और जब तक हम डरते रहते हैं तब तक डर हमारे सर पर तलवार की तरह लटका रहता है, जैसे कि हमारे साथ हुआ था। ये सब सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगी। शायद मैं मौत से ही लड़कर वापस आई थी। अब मुझे सच्चाई का भी पता चल गया था कि मेरी माँ मुझे क्यों घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। हमारे माता पिता हमारे बारे में भला ही सोचते हैं, लेकिन हम कभी कभी अपनी भावनाओं में बहकर उनको भी गलत समझ बैठते हैं। कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी एक अच्छे लड़के से हो गई और मेरे भाई की भी शादी हो गई। हम सभी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में गुजारने लगे थे। अब मुझे और मेरे परिवार को किसी का भी कोई डर नहीं था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।